नए टॉपिक फिनोल में आपका स्वागत है। आज फिनोल की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे हम। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड हैं, हाइड्रोक्सी और एरोमेटिक। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको। बेंजीन, दूसरा ये जो बेंजीन है ये एरोमेटिक है, रिप्रेजेंट करती है, और OH ग्रुप जो कि हाइड्रोक्सी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH अर्थात हाइड्रोक्सी लगने की स्थिति के आधार पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। जब एरोमेटिक रिंग के से डायरेक्ट OH लगता है तो वह फिनोल कहलाएगा। देखिए एरोमेटिक रिंग है, अगर इससे डायरेक्ट OH ग्रुप लगा हुआ हो तो यह फिनोल कहलाता है। अर्थात फिनोल में जनरली ये रिलेशन पाया जाता है। ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड एक कार्बन है को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन से एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप जो लगा होता है, तो ये फिनोलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन से OH ग्रुप डायरेक्ट ना लग के उनके मध्य कोई भी CH2 या लंबी कार्बन चेन हो तो उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। यहाँ पे देखिए OH नॉट डायरेक्टली लिंक अर्थात एट ए साइड चेन, अर्थात ये साइड चेन के रूप में पाया जाता हो। तो यहाँ पे OH के बेंजीन रिंग से लगने के आधार पर दो कैटेगरी हो गई। जब बेंजीन से डायरेक्ट OH लगा हुआ हो तो फिनोल कहेंगे, और अगर डायरेक्ट नहीं लगा हो, उनके मध्य कोई एल्किल हो, तो वह एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है। तो आज हम फिनोल के बारे में पढ़ेंगे। फिनोल क्या है? यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो इसको हमने फिनोल किया। तो इसका कुछ नाम देखेंगे, नोमेनकल्चर कैसे करते हैं। OH की उपस्थिति संख्या के आधार पर हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर केवल OH बेंजीन रिंग पे केवल एक ही OH हो उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल कहेंगे, दो हो तो डाइहाइड्रिक, तीन हो तो ट्राइहाइड्रिक कहेंगे। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल के नाम जनरली कैसे लिखेंगे, जैसे इस पूरे सिस्टम को हमने फिनोल कहा है। अगर ऑर्थो पे CH3 लगा हो तो यह होगा, देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये देखिए ऑर्थो नंबर पे ये ऑर्थो है, ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये जो ग्रुप है कहलाता है टोल्यून। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यून कहलाएगा, तो ऑर्थो क्रिसोल भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर मेटा पोजीशन पे हो तो इसको मेटा क्रिसोल कहेंगे, और पैरा पोजीशन पे हो तो इसको पैरा क्रिसोल कहेंगे। अर्थात OH ग्रुप के साथ में CH3 ग्रुप हो तो इसको क्रिसोल कहते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे हो तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पोजीशन पे हो तो मेटा क्रिसोल, और पैरा पोजीशन पे हो तो पैरा क्रिसोल कहेंगे। अब डाई हाइड्रिक फिनोल लेते हैं, अर्थात दो फिनोल OH हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हो, दो। देखिए दो है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो देखिए 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे देखिए कि इसको 1 देंगे तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम हो गया, तो कैटिकॉल भी कहते हैं। और 1,3 ये देखिए 1 और ये 3, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको रिसोसिनोल भी कहेंगे। इसी तरीके से अगर 1, 2, 3 और ये 4, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसे क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। यहाँ पे दो के हाइड्रोक्सी ग्रुप दो हो तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी और 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो देखिए स्टेबिलिटी, ये 1, 2, 3
और 5। ये 1 पे है और ये 5 पे, तो 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 है तो ट्राई, और OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, तो फ्लोरो ग्लूसिनोल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 है ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे, और इसे हम पायरोगेलोल भी कहते हैं। इस तरीके से ये देखिए 1 2 3 और ये 4, अर्थात ये देखिए 1 कार्बन पे है, 2 कार्बन पे है और 4 कार्बन पे, इसलिए 1 2 4 1 2 4, 3 है तो ट्राई हो गया, और OH ग्रुप हम हमें पता है कि हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो ये हो गया 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हाइड्रोक्सिक्विनॉल भी कहते हैं। ये अन्य समूह युक्त फिनॉल, अगर यहाँ पे देखिए हमने देखा 1 OH ग्रुप लगा तो नाम क्या होगा, 2 OH ग्रुप हो तो क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी लिखा, 3 OH ग्रुप हो तो ट्राईहाइड्रोक्सी लिखा। अब OH ग्रुप के साथ में अगर कोई अन्य कोई भी ग्रुप लगा हो, जैसे हेलोजन लगा हो, तो उसका नाम कैसे लिखें। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में OH है और Cl है, दो ग्रुप यहाँ पे लगे, फिनॉल के साथ में क्या लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ। ये Cl देखिए OH को हम प्राथमिकता देंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 एंड 3। 3 नंबर पे क्या है, क्लोरीन, तो इसको कहेंगे 3 क्लोरोफिनॉल, ग्रुप को पूरे को क्या कहते हैं अपन, फिनॉल कहते हैं, तो 3 नंबर पे क्लोरो है तो 3 क्लोरोफिनॉल कहेंगे इसको। इसी तरीके से ये देखिए 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो, 2 नंबर पे क्या है, नाइट्रो, ये 2 नाइट्रो, और पूरा ग्रुप क्या है, फिनॉल, तो नाम हो गया 4 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल। इसी तरीके से इसको देखेंगे 1 2 3 4 5, नंबरिंग देखिए इसको 1 देंगे और Cl की तरफ बढ़ेंगे हम, क्योंकि सेकंड नंबर पे ही ये Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरीके से नंबरिंग हम इस तरीके Cl की तरफ से होते हुए बढ़ेंगे। तो अब देखिए 5 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है, तो देखिए बी पहले आता है तो हम लिखेंगे 5 ब्रोमो, और 2 नंबर पे क्या है, Cl है, तो यहाँ पे 2 क्लोरोफिनॉल, ये नाम हो गया 5 ब्रोमो 2 क्लोरोफिनॉल। अभी देखेंगे, तो देंगे हम 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए नंबरिंग में इसको प्राथमिकता देंगे कि CO ग्रुप है तो CO ग्रुप को हम प्राथमिकता देते हैं, प्योरिटी पे आता है एज कम्पेयर टू OH, तो नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू करा है। तो यहाँ पे देखिए 5 पे क्या है, Br है तो 5 ब्रोमो, और 2 और 4, 2 और 4 पे क्या लगा, OH, तो 2 4 दो है डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी आ गया, ये पूरा हो गया एसिटोफिनॉल, पूरा ग्रुप हो गया एसिटोफिनॉल, नाम हो गया 5 ब्रोमो 2 4 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ पे 2 3 और 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पे नाइट्रो, H पहले आता है हाइड्रोक्सी में तो 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये वाला हो गया बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखेंगे और नंबरिंग इसको, उसको, इसको, और इसको, यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और 4 नंबर पे क्लोरो है, तो नाम हो जाएगा, और साथ में ये वाला ग्रुप होगा हमारा अलग से, एसीटेट है ये,
ये 4 नंबर यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेथिल, तो मेथिल लिखेंगे मेथिल। इस तरीके से ये अलग हो गया और ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। पहले इसका नाम लिखेंगे मेथिल, मेथिल लिखा हमने। 4 नंबर पे क्लोरो, क्लोरो लिखा। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब क्या बचा, बेंजोएट। नाम हो गया मेथिल 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4। देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने पे है, 2 और 4 पे। तो यहाँ पे देखो 2 4 डाई हाइड्रोक्सी, 2 4 डाई हाइड्रोक्सी, और ये हो गया बेंजो जल्डिहाइड। ये लिखेंगे अपन 2 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिनॉल के सिंथेसिस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल अर्थात मोनोहाइड्रोक्सिक, अर्थात बेंजीन रिंग से पिछले क्लास केवल एक हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रोक्सिक कहेंगे। यहाँ पे हम एक सिंथेसिस ऐसा रखेंगे। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रिक अर्थात बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप लगे हुए हों, जैसे रिसोसिनॉल क्विनॉल का सिंथेसिस अध्ययन करेंगे। तीसरे में हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का अध्ययन करेंगे, अर्थात बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप जुड़े हों ऐसे कंपाउंड का सिंथेसिस करने का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल का सिंथेसिस, जिसको हमने केवल फिनॉल कहा है। फिनॉल का सिंथेसिस करेंगे। सबसे प्रथम जो है हमारा कोल तार से सिंथेसिस। कोल तार के प्रभाजी आसवन के द्वारा फिनॉल, क्रिसोल, जाइलिनॉल, नेप्थलीन प्राप्त करते हैं। जो हमें कोल तार प्राप्त होता है, हम प्रभाजी आसवन करेंगे तो उससे हमें फिनॉल, क्रिसोल, जाइलिनॉल और नेप्थलीन प्राप्त होता है। सेकंड है हमारा सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडियम हाइड्राइड के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण, अगर इस पे लग गया तो सोल्ट हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो हमें इस पूरा कंपाउंड हटेगा और हमें ये ONA वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, हम फिनॉल कह सकते हैं। कि अगर एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं, बाहर निकल प्राप्त हो, फिनॉल प्राप्त हो। डाई एजोनियम सॉल्ट, डाई एजोनियम सॉल्ट के भाप आसवन से फिनॉल प्राप्त होता है। अगर डाई एजोनियम सॉल्ट का हम भाप आसवन करवा दें, आसवन करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये डाई एजोनियम सॉल्ट है। अगर H2O प्रेजेंट करता भाप आसवन करता है तो फिनॉल प्राप्त। फेनोलिक अम्लों के वी कार्बोक्सिलेशन, फेनोलिक अम्ल हम ले लें और अगर उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COOH को हम रिमूव कर दें तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। और इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा लाइम की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने एक एग्जांपल लिया। ये अगर इस रिप्रेजेंट करते फिनॉल को, यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है COOH। अगर इस ग्रुप को हम रिमूव कर दें, निकाल दें, कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा लाइम में इसको डाल के गर्म करेंगे। गर्म जैसे ही करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये ये वाला बाहर निकल, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हमें सोल्ट प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिकर्मक का ऑक्सीकृत कर जल अपघटन प्राप्त कर सकते हैं। ये ये एरोमेटिक कार्बन का बेंजीन, अगर इसका O2 से रिएक्शन कराई जाए लाइट के प्रेजेंस में,
यहाँ पे देखिए ओ इंसर्ट हो जाएगा, ओ एम जी आर हमें प्राप्त होता है। और एसिड एसिड की प्रेजेंस में जल अपघटन कराया जाता है तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। यहाँ से टूट जाएगा, ओ एच एसिड OH करके हमें फिनॉल प्राप्त होता है। यहाँ पे ओ एच प्राप्त होता है। इस तरीके से एरोमेटिक या अभिकर्मक के द्वारा हमें फिनॉल प्राप्त होता है। एरियल हैलाइड से, एरियल हैलाइड से फिनॉल बनाना बिल्कुल आसान है। उच्च ताप और दाब पर एरियल हैलाइड को कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराने पर हमें मिलता है, फिनॉल मिलता है। हैलाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में फिनॉल प्राप्त हो जाता है। रेसिंग रिएक्शन प्रोसेस नेम रिएक्शन है। अब इसमें देखिए बेंजीन की रिएक्शन हमें एसिड से करवाने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CuFe कैटलिस्ट के साथ एट द 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री पे बेंजीन और HCl UFE की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें एरिल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। अब इस एरिल हैलाइड की रिएक्शन अगर जल के साथ करा दिया था, इसका जल अपघटन करा दिया जाए, द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड एट द 4 to 5 डिग्री सेल्सियस, 425 डिग्री सेल्सियस पर सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये एक नेम रिएक्शन है, ये रेसिंग प्रोसेस कहते हैं। रोज प्रोसेस, तो प्रोसेस में जो है हमने यहाँ तक की बिल्कुल पहले पढ़ी, में हमें का याद करने के दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वही बेंजीन की रिएक्शन के साथ कराएं प्रेजेंस ऑफ एट द 300 डिग्री टेम्परेचर विल हैलाइड क्लोरो हमें प्राप्त होता है। अब क्लोरोबेंजीन के द्वारा हम दो तरीके से फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 200 एटमोस्फेयर ये प्रेशर होना चाहिए, अर्थात दोनों ही की स्थिति क्या है, हाई है, 300 डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर हाई है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन, तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल प्राप्त होता है। और इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट का 10% एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाए तो डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल प्राप्त होता है। इस तरीके से रोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन के द्वारा दो वे निकलते हैं, इन दोनों माध्यम रास्तों से फिनॉल प्राप्त होता है। फ्रॉम क्यूमेन के द्वारा, क्यूमेन अगर बेंजीन की रिएक्शन देखिए, क्यूमेन यहाँ पे इंटरमीडिएट, क्यूमेन कैसे बनता है ये भी हमें पता होना चाहिए। के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फिनॉल मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्यूमेन कैसे बनता है, क्यूमेन किससे बनाया हमने, बेंजीन। देखिए बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ कराई जाए पानी की एब्सेंस में एनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की रिएक्शन प्रेजेंस में कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, क्यूमीन, क्यूमीन प्राप्त होता है। अब इस क्यूमीन की रिएक्शन HBr से कराई जाए इन द की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो 50 डिग्री से, तो हमें ये क्यूमेन हाइड्रोप्रोक्साइड में प्राप्त होता है। अब इस क्यूमेन हाइड्रोप्रोक्साइड में डाइल्यूट H2SO4 साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा और एसीटोन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने 9 मेथड काम में लिए, 9 तरीके हमने अध्ययन करे जिसके द्वारा हमें फिनॉल प्राप्त होती है।
तो समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कोलतार से हमने बनाया, फिर सोनिक सोडियम लवणों से प्राप्त करा, फिर डाइजोनियम सॉल्ट के द्वारा, फिनोलिक अम्ल की कार्बोक्सिलेशन के द्वारा, एरोमेटिक कर्मक के द्वारा, पेरिल हैलाइड के द्वारा, फिर हैचिंग प्रोसेस के द्वारा, डोज प्रोसेस के द्वारा, और फ्रॉम क्यूकेन सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रिक फिनोल, अर्थात ऐसे फिनोल या ऐसे कंपाउंड जिसमें दो OH ग्रुप लगे हों का सिंथेसिस अध्ययन करेंगे। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंथेसिस ऑफ रिसोसिनॉल, रिसोसिनॉल कंपाउंड के बारे में सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। शुरुआत करते हैं सिंथेसिस ऑफ रिसोसिनॉल। तो रिसोसिनॉल में देखिए ओ जो ग्रुप है 1, 2 और 3, 1, 3 पे डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है ये। तो हमें इसका सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करना है। ये 3 मेथड है। तो सबसे पहले लेते हैं बाई बेंजीन एम डाइसल्फोनिक एसिड, अर्थात डाइसल्फोनिक एसिड वाले बेंजीन के द्वारा रिसोसिनॉल किस तरीके से सिंथेसिस करेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये है रिप्रेजेंट करती है बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएं 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और 8 घंटे तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो हमें प्राप्त होगा इनके सोडियम सॉल्ट। इस सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से कराते हैं, और हमें मिलता है वापस हाइड्रोक्सी का सोडियम सॉल्ट। और ये हाइड्रोक्सी का सोडियम सॉल्ट को अगर H2SO4 अर्थात एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है रिसोसिनॉल। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें देखा कि मेटा डाइसल्फोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में लंबे समय तक हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके सोडियम डाइसल्फोनिक जो सोल्ट है वो हमें देता है, और वह सोल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके रिसोसिनॉल का सोल्ट देता है, सोडियम सोल्ट देता है। और उसका अगर अपन रिएक्शन करा दें किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो हमें इथेनॉल प्राप्त होता है। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड सिंगल स्टेप मेथड है। में बेंजीन पैरा डाइसल्फोनिक एसिड है। ये रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसका क्या करा दें, फ्यूजन करा दें, क्या बेंजीन पैरा डाइसल्फोनिक एसिड का फ्यूजन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमें रिसोसिनॉल प्राप्त होता है। ये हमें रिसोसिनॉल प्राप्त है। तीसरे मेथड में देखिए हमें ऑर्थो मेटा एंड पैरा क्लोरो या ऑर्थो मेटा पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें देखिए क्लोरो का भी हो सकता है और ब्रोमो का भी हो सकता है। और सेकेंड बात, ये ऑर्थो कंपाउंड लो चाहे मेटा कंपाउंड लो या पैरा कंपाउंड हो, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन कराने पर क्या मिलेगा, हमें रिसोसिनॉल मिलेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं का फ्यूजन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो रिसोसिनॉल मिलता है। इसी तरह का अगर मेटा क्लोरो वाला लेते हैं तो भी हमें रिसोसिनॉल मिलेगा। पैरा क्लोरो लेंगे तो भी हमें रिसोसिनॉल मिले। इसी तरीके से ऑर्थो का ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का भी हम फ्यूजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं तो हमें रिसोसिनॉल प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं 37 फिनॉल।
जिसको हम हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पे दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, पैरा पोजीशन पे है। या फिर इसको 1 2 और 4, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। आज हम सिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहले बाई अर्ब्यूटिन ग्लाइकोसाइड, अर्ब्यूटिन ग्लाइकोसाइड के द्वारा हमें क्विनोल कैसे प्राप्त करना है। देखिए ये है स्ट्रक्चर अर्ब्यूटिन ग्लाइकोसाइड की। अगर इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्विनोल प्राप्त होता है। ग्लाइकोसाइड साइड का हम क्या करा दें, जल अपघटन करा दें, तो हमें सीधा का सीधा क्या मिलेगा, क्विनोल प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये एच और ये ओ एच, बस इसका सीधा का सीधा जल अपघटन हो जाएगा। ये एच इसके साथ जुड़ेगा, ओ एच यहाँ लग जाएगा, में फिनॉल प्राप्त हो जाता है। सेकेंड मेथड बाय एनिलीन। एलिनिन के द्वारा हमें मल्टी स्टेप काम में लेनी पड़ेगी। मल्टी स्टेप मेथड के द्वारा एनिलीन से फिनॉल प्राप्त होता है। सबसे पहले एनिलीन लेंगे, एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें पैराबेंजो की नॉन प्राप्त होता है। पैराबेंजो क्विनोन प्राप्त हो गया। इस पैराबेंजो क्विनोन को की रिएक्शन हमें H2SO3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2O की रिएक्शन कराएंगे, या फिर आयरन की प्रेजेंस में करा दें H2O से रिएक्शन, तो हमें क्विनोल प्राप्त होता है। अर्थात इसके लिए हमें दो पॉसिबिलिटी है, एक H2O की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO3 और H2O की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। दोनों में से कोई सा भी एक हमें क्या मिलेगा, क्विनोल प्राप्त होता है। बाई एसिटाइलिन, टाइलिन के द्वारा। अब इसके लिए देखिए हमें कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड सॉल्ट कैटलिस्ट की आवश्यकता। यहाँ पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंपाउंड लिया, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, तीनों को, और इसके लिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, और इनकी रिएक्शन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाए। हम अभी जो पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। ये क्या पढ़ा हमने, सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल का सिंथेसिस पढ़ा, उसमें दो कंपाउंड लिए हमने, रिसोसिनॉल और क्विनॉल। तो रिसोसिनॉल के सिंथेसिस के लिए हमने तीन मेथड देखे, बाई बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड, बाई बेंजीन पैरा डाइसल्फोनिक एसिड, अर्थात मेटा डाइसल्फोनिक एसिड और पैरा डाइसल्फोनिक एसिड के बेंजीन कंपाउंड के साथ है। फिर ऑर्थो मेटा एंड पैरा क्लोरो या फिर ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए तीनों में हमने सल्फोनिक एसिड ही काम में लिया है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ कीनॉल, इसको हमने तीन मेथड से बनना देखा। पहला एरोबिटीन ग्लूकोसाइड के द्वारा, दूसरा एनिलीन के द्वारा मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और तीसरा एसिटाइलिन के द्वारा। तो इस तरीके से हमने दोनों कंपाउंड के सिंथेसिस के तीन, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल सिंथेसिस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन का सिंथेसिस करेंगे। जो इस तरीके से संरचना है, देखिए 1 और 3, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। सेकेंड में सिंथेसिस हो 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे देखिए 1 और ये 4, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन
देन करेंगे। थर्ड मेथड में हम सिंथेसिस ऑफ 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, अर्थात 1,2,1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन की सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे देखिए 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है और 5 पे। 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन का सिंथेसिस देख। तो यहाँ पे सबसे शुरुआत करते हैं 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम पायरोगेलोल भी कहते हैं। देखिए इसे ठोस गैलिक अम्ल को गर्म करके करके या गैलिक अम्ल को जलीय विलयन को 210 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब पर गर्म करने करके बनाया जा सकता है। अर्थात इसको ठोस गैलिक एसिड हो वो गर्म कर दीजिए आप, तो उससे में भी हमें 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। या गैलिक एसिड के जलीय विलयन को 210 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर गर्म करने पर भी हमें 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये है हमारे सामने गैलिक एसिड, इसको 210 डिग्री सेल्सियस पे और उच्च दाब पर गर्म किया हमने, तो हमें ये प्राप्त होता है 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। फिर लेते हैं 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम हाइड्रोक्सीक्विनोल भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। का सिंथेसिस देखेंगे, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है फिनोल को क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में फ्यूजन करा के भी इसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए फिनोल है, तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराना, फ्यूजन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो हमें प्राप्त होता है 1, 2, 3 और 1,2,4 हाइड्रोक्सी के सोल्ट हमें प्राप्त होते हैं। और इस सोल्ट की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराई जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमें हाइड्रोक्सी क्विनॉल। यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये है क्विनॉल, क्विनॉल की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, फ्यूजन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट किसका 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन के सोडियम सॉल्ट प्राप्त होते हैं, जिसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन हमें प्राप्त होती है। दूसरा मेथड है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन से हाइड्रोक्सी क्विनोन को निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। ये बेंजोक्विनोन है, ये देखिए हमारे पास बेंजोक्विनोन है कि रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में CS3CO होल ट्वाइस 2 के साथ कराई जाती है, तो हमें देखिए कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। अगर हम इसका जल अपघटन करा दें, देखिए जल अपघटन कराएंगे तो इसको इस तरीके से समझेंगे, ये OH ये जल है, 3 मोलिकुल वाटर के खर्च होंगे इसमें, यहाँ से ये T और O का बॉन्ड टूटेगा, इधर H का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे ये कंपाउंड एक साथ निकल जाएगा OH के साथ जुड़ के, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी तरीके से HOH में भी OH का ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा OH के साथ में, यहाँ भी H और OH, ये पूरा का पूरा CH3COOH बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ये कंपाउंड हाइड्रोक्सीक्विनोल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम थर्ड लेते हैं 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम क्लोरोग्लूसिनोल भी कहते हैं।
क्लोरोग्लिसनॉल को प्रयोगशाला में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीनॉल के अपचयन से प्राप्त एमिनो व्युत्पन्न को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास 1,2,6 ट्राई नाइट्रो 1,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 और बेंजोइक एसिड है। इसकी टीन की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये O2 नाइट्रो ग्रुप के रिप्लेस हो जाएंगे H2 से, एमीन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके से होगा, H के साथ जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे, अर्थात HCl की प्रेजेंस के साथ इसको क्या कराएंगे, गर्म करेंगे इसको साथ। तो यह हमें प्राप्त होता है 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन और इसमें साथ ही निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और अमोनियम क्लोराइड साथ में हमें प्राप्त होता है। इसे रिसोसिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति में फ्यूजन कराने संगलित कराने करा के भी बनाया जा सकता है। तो इसका जो सेकंड मेथड, ये इसका अपना फर्स्ट मेथड हो गया 1,3,5 हाइड्रोक्सी बेंजीन का। तो इसका सेकंड मेथड इस तरीके से रिसोसिनॉल है। रिसोसिनॉल का रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 1,3,5 हाइड्रोक्सी सॉल्ट हमें प्राप्त होते हैं। इन हाइड्रोक्सी सॉल्ट की रिएक्शन अगर अपन एसिड के साथ करा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से ये जो इस तरह की रिएक्शन हमें बार बार पढ़ने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें कि कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप में अगर और जोड़ना हो, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और जोड़ना हो तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की संकलन करवाना पड़ेगा। के द्वारा सॉल्ट बनेगा और एक O और जुड़ जाएगा। और इस जब ये हाइड्रोक्सिक सॉल्ट हो तो उसकी जब भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डेट इज कन्वर्ट इन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये देखिए हमारे पास बार बार आएगा इस तरीके से। ये देखिए ये वाला सेम रिएक्शन है, इसमें भी हमने देखिए ये एक ऐड किया एक्स्ट्रा, सेम प्रोसीजर काम में लिए, सेम HCl काम में लिया है। बात करते हैं फिनोल की भौतिक गुण। फिनोल शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। जब इसको हवा में न छोड़ा जाता है तो एयर की ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर यह गुलाबी अथवा लाल रंग का हो जाता है। जल में अविलय व अल्प विलय होता है। ज्यादातर जल में क्या होता है, अविलय हो, लेकिन अल्कोहल अथवा ईथर में यह विलय होता है। दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। यह एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है और विषैला भी होता है। उपयोग में लेते हुए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का दो बातों पर निर्भर करता है कि इस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वह इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर, अर्थात अंतः अणुक है या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऐसे फिनोल जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे फिनोल मॉलिक्यूल लिए हैं हमने।
इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रखी है रेड डॉट्स के द्वारा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिनोल्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ऐसा ही अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में कम होता है। अर्थात इंट्रा वाले और इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इंटर वाले का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का फिनोल का ज़्यादा होगा। अब शुरू करते हैं हम फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में। फिनोल एसिडिक है। फिनोल हमें पता है, इससे पहले पढ़ा है, दुर्बल अम्लीय होता है। दुर्बल अम्लीय है तो उसकी क्या पहचान है? अम्लीय जब भी, तो जैसे हम मेटल के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल, यहाँ पे देखिए फिनोल यहाँ पे दे रखा है। अगर इसको सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी और सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस की पहचान के द्वारा पता चल जाता है कि ये फिनोल एसिडिक। इसी तरीके से की क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ बेस के साथ कराते हैं तो भी हमें वाटर और सॉल्ट प्राप्त होता है जिसको हम फिनोक्साइड कहते हैं। अब ये कैसे पता चले कि दुर्बल है? क्योंकि यह बाइकार्बोनेट का डिसोसिएशन नहीं कर पाता है, इसलिए वीक एसिडिक होता है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करें इनका, फिनोल का कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कंपैरिजन फिनोल और अल्कोहल तीनों के साथ आपस में कंपैरिजन करेंगे तो फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है, लेकिन जो सामान्य अल्कोहल है उनसे ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा, जैसे इन तीनों की कंपैरिजन देखें हम, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति कार्बोक्सिलिक अम्ल की होगी, सबसे कम फिनोल की होगी, सबसे कम सामान्य अल्कोहल की होगी। अर्थात सामान्य अल्कोहल की तुलना में फिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनोल सामान्य अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होता है, क्यों? इसका क्या कारण है कि फिनोल अल्कोहल है, सामान्य अल्कोहल की तुलना में वह अधिक प्रबल अम्लीय होता है? इस आंसर को समझने के लिए, इस आंसर को निकालने के लिए दो पॉइंट द्वारा इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया हमने अल्कोहल और फिनोल के मध्य, कंपैरिजन है यहाँ पे। अल्कोहल की सामान्य जो स्ट्रक्चर क्या होती है, आर ओ एच, आर ओ एच हमने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आर की जो प्रकृति होती है वो प्लस आई इफेक्ट की होती है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे ओ एच पे के ऑक्सीजन पे आर के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे ओ एच के बॉन्ड का डिसो क्या होगा, वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, हाई नेगेटिव चार्ज हो गया, प्लस आई इफेक्ट के कारण यह बॉन्ड आसानी से नहीं तोड़ेगा। इसी तरीके फिनोल के बारे में देखते हैं। फिनोल में देखिए बेंजीन रिंग जुड़ी होती है और बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और यह ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग में हो जाता है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई गई है। देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बेंजीन रिंग है, कार्बन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी और पैरा पे आएगी, पैरा से वापस दूसरे ऑर्थो पे चली जाएगी। इस तरीके से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी और हमें एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से प्राप्त होगी कि बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो। अब चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो क्या करेगा, फटाफट ओ एच बॉन्ड को डिसोसिएट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से खींचेगा,
इस बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड बहुत तेजी से टूट जाएगा। इस तरीके दोनों में कंपेयर करेंगे सामान्य अल्कोहल में और फिनोल में, तो हमें देखने को मिलता है कि फिनोल में बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत फास्ट होगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव रेजोनेंस के कारण क्रिएट होगा, जो कि फटाफट बॉन्ड को तोड़ने की। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। हम दोनों को एसिडिक कह रहे हैं, डिसोसिएशन के बाद में ये देखिए एल्कोक्साइड आयन बनेगा, ये एल्कोक्साइड आयन बन गया। और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और एल्किल समूह पे का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। इस तरीके से फिनोल आयन के में देखते हैं, फिनोल आयन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो चार्ज क्रिएट होता है वह डीलोकलाइजेशन के कारण पूरी बेंजीन रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अर्थात बेंजीन रिंग पे ऑर्थो, पैरा और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पे थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसके कारण यह आयन मोर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए फिनोल सामान्य अल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दोनों के द्वारा हमने अच्छे से समझा। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे देखिए, के पूर्व में हमने देखा फिनोल की बेंजीन रिंग OH के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचती है, अर्थात बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रभाव की एसिडिटी पे पड़ेगा। अर्थात ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रभावित करता है वह इसकी अम्लता को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। हम देखेंगे बेंजीन वलय पर लगा कोई समूह अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बेंजीन वलय पर कम करता है तो वह फिनोल अम्लता को बढ़ाएगा। हमने देखा जब बेंजीन जो रिंग है वह बेंजीन रिंग OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचती है, OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ऊपर ले आती है। अब इस बेंजीन रिंग पे क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कोई भी ग्रुप इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बेंजीन इलेक्ट्रॉन बाहर खींच इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो वह फिनोल की अम्लता को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल हमने लिए हैं। एक ऑर्थो पे Cl लगाया है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है, वो क्या करेगी, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ खींचेगी, कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है किसकी, फिनोल आयन की। तो देखो फिनोल आयन बनाता है जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। यह नेगेटिव चार्ज अगर किसी कारणवश बाहर की तरफ शिफ्ट होता है रिंग से तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, अर्थात अम्लता को बढ़ा देगा। इसी तरीके से पैरा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वह भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, जिसके कारण आयन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अर्थात अम्लता की प्रकृति बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl बाहर ले रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह है माइनस M इफेक्ट को रिप्रेजेंट। अगर बेंजीन वलय पर लगा समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है वह फिनोल की अम्लता को कम करेगा, अर्थात ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। हमने देखा आयन के रूप में, आयन में कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ट्रांसफर हो गई है, और अर्थात बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वह इस आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा,
कम करेगा, इसका मतलब इसकी अम्लता कम होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे हमें पता है CH प्लस आई इफेक्ट होता है, इस प्लस आई इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी जो इसकी अम्लता को कम करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यह NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, के कारण फिनोल की अम्लता कम हो जाती है। यहाँ पे इसको प्लस एम इफेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, हाई एसिडिक फिनोल, अर्थात किसी भी कारणवश अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनोल में कम होती है, बेंजीन रिंग में कम होती है, तो वह फिनोल अच्छा एसिडिक होगा, हाई एसिडिक अम्लीय, उच्च अम्लीय होगा। और यह दो कारणों से संभव हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट से या फिर माइनस एम इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, अर्थात किसी भी कारणवश अगर फिनोल की बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो वह लो एसिडिक होगा, अर्थात निम्न अम्लीय फिनोल होगा। और यह पॉसिबिलिटी है कि दो कारणों से हो, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट से। तो इस तरीके से हमने देखा फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। हमने देखा फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, वह अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है तो उस फिनोल की प्रकृति उच्च अम्लीय होगी, और यह माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट के द्वारा संभव है। इसी तरीके से अगर वह सब्स्टिट्यूट ग्रुप फिनोल की बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है तो वह फिनोल लो अम्लीय होगा, और यह संभव है प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो हम वन बाय वन एक एक इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, अम्लता को कम करता है, फिनोल की अम्लता को कम करता है। तो हमने देखिए फिनोल में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वह इसकी अम्लता को कम करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट का देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्थो पर CH3 लगा हुआ, CH3 की प्रकृति क्या होती है, प्लस आई। अब चूंकि ऑर्थो पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है तो यह क्या करेगा, इसकी अम्लता को सबसे ज़्यादा कम करेगा। उसके बाद में पैरा पे, कि पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और यह भी क्या कर रहा है, देखिए इसकी अम्लता को घटा रहा है। अब चूंकि अब ऑर्थ और पैरा में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में माइनस प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यह केवल बीटा अर्थात सेकंड पोजीशन पे है और यह फोर्थ पोजीशन पे होने के कारण इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए यह ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और मेटा में देखिए इन दोनों की तुलना में मेटा थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय होगा क्योंकि मेटा पे किसी तरह का नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, और फिनोल सामान्यतः सब्स्टिट्यूट के कारण सर्वाधिक अम्लीय होगा। यहाँ घटते हुए क्रम में देखिए फिनोल सर्वाधिक अम्लीय है, के बाद में मेटाक्रेसोल,
से कम पैराक्रिसोल और फिर ऑर्थोक्रिसोल। अब देखते हैं प्लस एम इफेक्ट वाले समूह। प्लस एम इफेक्ट वाले समूह का प्रभाव उस समूह के माइनस आई प्रभाव के संयुक्त परिणाम के फल का होता है। अर्थात हमें पता है कि प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट वाले जो कंपाउंड है वो माइनस आई इफेक्ट भी डालते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट का संयुक्त प्रभाव है, इसलिए इसको दो हिस्सों में बांटा हमने। जैसे प्लस एम इफेक्ट विद वीक आई माइनस आई इफेक्ट। वीक आई इफेक्ट है किसके साथ में? प्लस एम इफेक्ट के साथ में। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने NH2 का। देखिए NH2 में क्या है कि यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में शिफ्ट होता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसमें माइनस आई इफेक्ट तो है लेकिन क्या है? वीक है। इसलिए यह फिनोल से कम अम्लीय होता है। अब प्लस एम इफेक्ट विद स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस एम इफेक्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट भी है उसके साथ में, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अब Cl लगा हुआ है। अब Cl का क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये प्लस एम इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसलिए यह क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इसके कारण यह फिनोल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है। प्लस या माइनस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव ऑन ऑर्थो पोजिशन। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि आई इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पे ज़्यादा प्रभावी होता है और एम इफेक्ट हमेशा पैरा पोजिशन पे ज़्यादा प्रभावी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्थो एमिनो फिनोल, फिर मेटा एमिनो फिनोल, फिर फिनोल और फिर पैरा एमिनो फिनोल। तो यहाँ पे देखिए पैरा एमिनो फिनोल में प्लस एम इफेक्ट है। प्लस एम इफेक्ट हमें पता है कि पैरा पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आई इफेक्ट किस पे इफेक्ट होता है? ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए सब में NH2 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 लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखिए ऑर्थो पोजीशन में देखते हैं कि इसमें प्लस एम इफेक्ट भी है और साथ में माइनस आई इफेक्ट भी है। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा प्रभावी होगा। साथ ही स्टेरिक इंडेंस के कारण इसमें जो प्लस एम इफेक्ट के कारण जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगी उसका शेयरिंग भी कम होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी रहेगा, जिसके कारण इसकी अम्लता सर्वाधिक होती है। और पैरा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा क्योंकि माइनस थर्ड कार्बन तक एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे सिर्फ प्लस एम इफेक्ट काम करेगा। प्लस एम इफेक्ट बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जिसके कारण यह कम अम्लीय होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। और यहाँ पे ऑर्थो और फिनॉल लगभग लगभग सेम अम्लता के होते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमने क्लोरीन ऐड की है। सभी एग्जाम्पल में देखिए क्लोरीन है। यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे Cl है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा होती है तो माइनस आई इफेक्ट मोर इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद में पैरा से कंपेयर करके देखते हैं। पैरा में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट लेस इफेक्टिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे ये बढ़ा रहा है, तो यह लेस अम्लीय होगा। और यहाँ पे मेटा इनके मध्य में होगा और ये तीनों ऑर्थो, पैरा और मेटा सामान्य फिनोल से अधिक अम्लीय होंगे, क्योंकि इसमें तीनों में Cl है। Cl के माइनस इफेक्ट तो होगा ही। माइनस एम प्रभाव वाले प्रतिस्थापी समूह। माइनस एम प्रभाव वाले समूह फिनोल की अम्लता को
बढ़ाते हैं, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट वाले जो भी ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, वह बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। जैसे NO2, HO, ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जिसके कारण अम्लता बढ़ जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा देखा हमने, फिनोल का जो आयन बनता है उसके साथ हमने NO2 जोड़ा है, तो NO2 क्या करेगा? ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा बेंजीन रिंग पर, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है, फिर यहाँ से ये शिफ्ट होगी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी, और ये है नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के मध्य आएगी, इस कार्बन पे आएगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थर्ड में ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पे आएगी और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, फिर वापस ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड पे और वापस बेंजीन रिंग पे आएगी। इस तरीके से हमें बहुत सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग पे आती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस पे? ऑक्सीजन पे, जिसके कारण यह मोर स्टेबल होगा और इसकी अम्लता बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट प्रभावी होता है और पैरा पे एम इफेक्ट प्रभावी होता है। तो यहाँ पे देखिए, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा होगा तो वह मोर प्रभावी, अत्यधिक प्रभावी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जिसके कारण फिनॉल अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा। और ऑर्थो में देखिए, और मेटा की तुलना करेंगे, क्योंकि ऑर्थो में भी माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, तो माइनस आई और माइनस एम दोनों काम करेंगे, तो क्या होगा? पैरा की तुलना में कम, लेकिन मेटा की तुलना में अधिक अम्लीय होगा। और इसी तरीके से मेटा क्या होगा? केवल माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि रेजोनेटर में इसका सम्मिलित नहीं होगा, ये लेस होगा, और यह में केवल माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये फिर अधिक अम्लीय होगा, लेकिन मेटा और पैरा की तुलना में कम अम्लीय होगा। अब देखिए, पिक्रिक अम्ल में किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक समूह नहीं, फिर भी यह अम्ल स्ट्रॉन्ग अम्ल के रूप में आता है, इसलिए इसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 3 NO2 समूह जुड़े होते हैं, जो तीनों रेजोनेंस और माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिसके कारण और यह अत्यधिक अम्लीय प्रति अभिव्यक्त करता है। ये इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल होते हुए भी इसको अम्ल का श्रेणी में रखा गया। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव। अब जो प्रतिस्थापी है उस स्थिति क्या है, अर्थात वो ऑर्थो पे है, पैरा पे है या मेटा पोजीशन पे, उस आधार पर भी फिनॉल की अम्लता अभिव्यक्त कर सकते हैं, अर्थात अम्लता के बारे में अभिव्यक्त बता सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे है तो वह अत्यधिक अम्लीय होगा, और ऑर्थो पोजीशन पे है वह कम अम्लीय होगा। ऑर्थो पोजीशन पे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण अम्लता कुछ कम हो जाती है। अब जैसे ऑर्थो पोजीशन पे समूह लगाओ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, के कारण अम्लता क्या हो जाएगी? कम होगी। और यही अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो अम्लता ज़्यादा होगी। स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट भी अम्लता को प्रभावित करता है, फिनॉल की अम्लता को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड है 2,6 डाई मेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल, फिर है 3,5 डाई मेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल। तो फर्स्ट वाले में देखिए माइनस एम इफेक्ट है। क्या है? माइनस एम इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट के कारण यह अत्यधिक अम्लीय होगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में माइनस आई इफेक्ट है, साथ में प्लस आई इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट के साथ साथ क्या है? प्लस
आई इफेक्ट भी है किसका, CH3 का, जिसके कारण NO2 रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, लेकिन दो CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसके कारण यह पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय हो जाता है। और अगर यही 3 और 5 पोजीशन पे मेथिल समूह शिफ्ट हो जाते हैं तो यह 2,6 डाइमेथिल 4 नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम अम्लीय हो जाता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ये देखिए, ये CH3, दो CH3 और ये NO2 बिल्कुल पास में होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण NO2 की का जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, NO2 जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का शेयरिंग पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, तो NO2 का प्रभाव इस पर कम पड़ने लगता है। साथ ही ये प्लस है, आई इफेक्ट तो देंगे CH3 के कारण यह 2,6 की तुलना में कम अम्लीय हो जाता है। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से सब्स्टिट्यूट ग्रुप अर्थात माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट अम्लता को बढ़ा देते हैं, प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट अम्लता को कम कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन भी प्रभावित करती है फिनोल की अम्लता को, अर्थात अगर ऑर्थो पे है तो कम अम्लीय होगा इलेक्ट्रॉन विटर ग्रुप, और वैसे ही पैरा पे होगा तो अत्यधिक अम्लीय होगा। साथ में स्टेरिक एंट्रेंस भी इसको प्रभावित करता है। थैंक यू।